हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम 2023 27 फरवरी सभी शिफ्टों का जैसे कि हो चुका। दोस्तों आज हम इस सेशन में 27 फरवरी सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाएगा। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखें दोस्तों। और एक बताओ दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, एक बताओ, इसमें जो है सेशन में पहले आपको 3 शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, यानी कि 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। उसके बाद 2nd शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। उसके बाद 1st शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। तो इसी व्यू में जो है आपको क्वेश्चन करवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुगल शासक हुमायूं का शासनकाल की अवधि कब क्या थी। एक बच्चे ने बोले कि हुमायूं का शासनकाल पूछा गया था, एक बच्चे ने बोले कि शाहजहां का शासनकाल पूछा गया था। तो मुगल वंश के सभी शासकों का आपको शासनकाल बता दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो हुमायूं का जो शासनकाल था वह 1530 से 1540 ईस्वी तक था। 1540 में जो है बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं की हार होती है। शेरशाह सूरी के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जो है शेरशाह की विजय होती है। तो उसके बाद जो है शेरशाह का शासनकाल आ जाता है। उसके बाद हुमायूं पुनः जो है 1555 ईस्वी में मुगल वंश की फिर स्थापना करता है, जीत होती है मुगल वंश पर। उसके बाद जो है हुमायूं 1555 से 1556 ईस्वी तक रहता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, 1530 से 1540 दिया गया था या 1555 से 1556 दिया गया था। हुमायूं को जो है शेरशाह की सूरी द्वारा पराजित होता है। उसके बाद हुमायूं नामा लेखक जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं तो इन्हें ध्यान में जरूर रखिएगा। शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वह खुर्रम था। शेरशाह सूरी वंश के जो संस्थापक थे वह शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था, तो यह जो वास्तविक नाम था इसका फरीद खां था। तो इसका वास्तविक नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को। मुगल वंश के सभी शासकों का शासनकाल देख लेते हैं। जैसे कि आपको ट्रिक दे दिया गया है, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो बाबर का था जो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। हुमायूं जो था 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किए। बीच में जो है शेरशाह सूरी ने शासन किया था, सूरी वंश की स्थापना की थी। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर जहांगीर जो था 1605 से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां जो है 1627 से 1658 ईस्वी तक। उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता औरंगजेब। बाकी आप इन सब को देख लीजिएगा। और सबसे अंतिम जो शासनकाल रहे थे मुगल वंश के, वह बहादुर शाह जफर द्वितीय रहे थे। इनका जो शासनकाल था 1837 से 1857 तक रहा था। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था। तो एक बच्चे ने बोले कि असहयोग आंदोलन, ये भी कन्फ्यूजन था, कन्फर्म नहीं भेज पाए थे। एक बोल रहे थे असहयोग आंदोलन, एक बोल रहे थे खिलाफत आंदोलन। तो मैं दोनों के बारे में ही आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1921 ईस्वी तक चला था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। जबकि खिलाफत आंदोलन जो था 1919 से 1921 ईस्वी तक चला था। यह जो है अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। दांडी मार्च को देख लेते हैं। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 8-9 को जो है 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में शहरी जनसंख्या
2035 तक कुल कितनी हो जाएगी। तो ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि इतना तक कोई भी जो है एग्जामिनर अभी तक नहीं रीड कर पाते हैं और ना ही कोई बुक में अभी तक दिया गया होगा। तो ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो आपको बता देते हैं 2035 तक जो है भारत की जो शहरी जो आबादी जो हो जाएगी वह 43% हो जाएगी। तो 43% आपका करेक्ट आंसर होता। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की शहरों में जो है महाराष्ट्र में जो है सबसे निवास करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चेचक के टीके का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो किस चेचक के टीके के बारे में पूछा गया था, ये कन्फर्म नहीं बता पाए हैं। तो बता देते हैं कि चेचक के जितने भी टीके हैं उन सभी का जो प्रभाव रहता है वह 1 साल तक रहता है। तो 1 साल आपका करेक्ट आंसर होता। चेचक के टीके की जो खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था और पोलियो के जो टीके की खोज किया गया था जोनान सॉल्क के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर एवं रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त परिवर्तन के जो खोज किया गया था वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था और होम्योपैथी की खोज हेनीमैन और हृदय प्रत्यारोपण के जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा खोज किया गया था। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका निधन 2023 में हो गया है वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। तो ये थे 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वह पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो इन्होंने जो है बिहार के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आनंद बोस हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कथक जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है आपका ऑप्शन में उत्तर भारत दिया गया था। तो उत्तर भारत आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो वैसे भी उत्तर में ही पड़ता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उत्तर भारत आपका करेक्ट आंसर होता। कथक के प्रमुख जो नृतक हैं वह बिरजू महाराज हैं जिनका निधन हो चुका है। और सत्रिय नृत्य के जो संस्थापक थे वह शंकर देव थे जो कि वैष्णव संत हैं। मैंने ऑलरेडी जो है ये कई बार पिछले वीडियो में आपको करवा दिया हूँ। जो भी हमारा सेशन रेगुलर देखते होंगे ये सभी क्वेश्चन जरूर करके आते होंगे, क्योंकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है दोस्तों उससे लगभग 70 से 80% जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बताता हूँ उसे ज़रूर देखे जाएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। तो चलिए अन्य भारत के जो प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें देख लेते हैं और किन किन राज्य से संबंधित हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया आसाम। ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इस जो है 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ये 5वें नंबर की है। तो 5वां आपका करेक्ट आंसर होता। विश्व में कुल भूमि का जो है 2.4% भारत का हिस्सा रखता है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत 7वां सबसे बड़ा कंट्री के रूप में है। इससे बड़े जो कंट्री हैं वह 6 कंट्री जो है 6 देश भारत से बड़े हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ये सभी भारत से बड़े हैं। एक 8वां जो राज्य है जो कि भारत से छोटा है वह अर्जेंटीना है। भारत के लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है पूरे वर्ल्ड का। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रॉलेट एक्ट के पक्ष में कौन नहीं थे। तो आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होता। रॉलेट एक्ट जो था बिना अपील और बिना दलील का कानून था। इसे 1919 में बनाया गया था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था
और कोई वकील कोई भी दलील का बेकार काम नहीं करता था। इसी एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है व्यक्तियों के द्वारा प्रतिरोध जताया जा रहा था, एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इसी जलियांवाला बाग में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओ डायर के द्वारा जो है निहत्थे गोली चला दी जाती है, जिसमें अत्यधिक लोगों की मृत्यु होती है। इसी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जनरल ओ डायर की जो हत्या कर दिया गया था वह उधम सिंह के द्वारा कर दिया गया है, यानी कि उधम सिंह जो थे जनरल ओ डायर की हत्या कर दिए थे। तो इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह जो 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, तो अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर होता। मैंने ये भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ दोस्तों, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा सेशन पूरा जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है मेरे पिछले वीडियो देखेगा वहाँ मैं ये क्वेश्चन करवा दिया हूँ। जितने भी टोटल अनुच्छेद हैं उन्हें पूरा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार उसको करवा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जरा। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है सजा संबंधित उपबंधों का जो छूट दिया जाता है वह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत का 107वें स्थान पर था, तो 107वां आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो है 136वें स्थान पर रहा था, और मानव विकास सूचकांक में जो है 132वें स्थान पर भारत रहा था, और भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है 85वें स्थान पर भारत का स्थान पे रहा था। चलिए अन्य प्रमुख इंडेक्स को देख लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे जाने की अधिक संभावना रहेंगी, जैसे कि मानव विकास सूचकांक 2021-22। इसके ये जो जारी किया जाता है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 191 देश थे। इसमें जो है प्रथम स्थान जो स्विट्जरलैंड पे और भारत का जो है 132वें स्थान पे रहा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है जारीकर्ता जो है हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें 199 देश थे, जिसमें प्रथम स्थान जो है जापान एवं अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहा था। और भारत का जो स्थान रहा था इसमें 87वें स्थान पर रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कानून और व्यवस्था सूचकांक 2022 में जो है यह गैलप के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 121 देश शामिल थे। इसमें जो प्रथम स्थान पर सिंगापुर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान एवं भारत जो है 80 स्थान पर रहा था। वहीं देखें तो वैश्विक भुखमरी यानी कि गोल्डन हैंगरी इंडेक्स में जो है इसमें जो है यह जो जारी किया जाता है वह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। इसमें जो कुल है 121 देश थे। इसमें प्रथम जो स्थान रहा था बेलारूस का रहा था, एवं भारत का जिसमें स्थान रहा था 107वें स्थान पर रहा था हैंगरी इंडेक्स 2022 में। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो है यह जो जारी किया गया था वह 3वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तेलंगाना एवं अंतिम राज्य जो रहा था वो छत्तीसगढ़ राज्य रहा था मानव भारत नवाचार सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट देखें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है यह जो जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। इसका यह जो था 20वां संस्करण था। कुल 180 देश इसमें थे। प्रथम स्थान नॉर्वे रहा था, अंतिम में उत्तरी कोरिया एवं भारत का जिसमें स्थान रहा था वह 150वें स्थान पर रहा था भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 2022 में यह जो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो 10वां संस्करण था। इसमें कुल 146 देश थे। इसमें जो है प्रथम स्थान फिनलैंड रहा था,
अब अंतिम में अफगानिस्तान रहा था। भारत का जो इसमें 136वें स्थान पर रहा था। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2021-22 में जो है कुल 111 देश थे। प्रथम स्थान जापान व सिंगापुर, अंतिम अफगानिस्तान, भारत 84वें स्थान पर रहा था। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का क्रम क्या था, यानी कि वंशों के क्रम के रूप में पूछा गया था। तो सैयद वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर होता। यदि क्रम देखा जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश या ममलुक वंश, गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी वंश था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है, इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसके बाद जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे एवं खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जबकि सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा संस्थापक। तो चलिए अन्य प्रमुख एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये आपको प्रमुख राजवंश यानी कि राजवंश दे दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे एवं नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन सबको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दिल्ली जो सल्तनत के जो शासन किए थे 5 वंशों ने, वो कब से कब तक किए थे इसे भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ममलुक वंश जो था या इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था और 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश चला था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश आता है, फिर तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक चलता है। फिर सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। फिर 1451 में अफगानी वंश यानी कि लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये कुल 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जो कि कन्फर्म नहीं मिल पाया है। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सभी आपको फैक्ट बता देते हैं, आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में आयोजित किया गया था। ये जो सत्याग्रह चलाया गया था, यह जो तीन कठिया जो पद्धति था, इसको अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। इसी के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। राजकुमार शुक्ला जो थे, इन्हीं को आमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। गांधी जी का प्रथम यह जो है विस्तृत आंदोलन था। इनके चंपारण सत्याग्रह जो था भारत का प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। इससे पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन वह जो किए थे वह अफ्रीका में किए थे। अफ्रीका जो कहते गए थे महात्मा गांधी, वह 1893 में अफ्रीका गए थे, जबकि अफ्रीका से जो वापस आए थे 1915 में जो है भारत आ गए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को देखा जाए तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 ईस्वी तक चलता है। दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में 2023 के अनुसार विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये करंट पूछ लिया गया है, ये फिलहाल ही अभी चेंज किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 13 राज्यों के राज्यपाल को चेंज किया गया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। यदि ऑप्शन में दिया गया है तो आंध्र प्रदेश, यदि ऑप्शन में दिया गया हो तो आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र थे वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। इन्हें जो है कलिंग सम्मान, उड़ीसा के कलिंग सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2022 से। चलिए अन्य सभी राज्यों के जो है राज्यपाल जो बदले गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के जो है जो राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के, वह कैबल्य त्रिक्रम परनाइक जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। असम के गुलाम
चंद कटारिया जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं एस अब्दुल नाजर जो हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये जो फरवरी 2023 में इनकी नियुक्त की गई है, इन सभी का जो नियुक्त किया गया है वो फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं 20 जुलाई 2019 से। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। कनाडा के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इन सबको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी अपडेट राज्यपाल हैं जो कि फिलहाल नियुक्त किए गए हैं। और पहले से जो राज्य के राज्यपाल बने हुए हैं उन सभी का ये सूची है, तो इन्हें एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपको दे दिएगा सबका, तो इन सभी को जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट जो है किस राज्य की रही थी। तो सबसे अधिक जो फर्टिलिटी जो रेट रहा था वो बिहार राज्य का रहा था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार का जो फर्टिलिटी जो रेट रहा था वह 3 बच्चे प्रति माता रहे थे। बिहार जो है सबसे कम साक्षरता राज्य रहा है और सबसे अधिक जो घनत्व रहा है वो बिहार में कहीं रहा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है इसका जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। सबसे गरीब जो है स्टेट के रूप में जो है बिहार राज्य ही है। तो चलिए 2011 के जनगणना को देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है 2011 के जनगणना से क्वेश्चन डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2011 के जनगणना को। और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो 2011 के जनगणना को डिफरेंट देखकर जाइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो 943 था। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जो साक्षर जो राज्य रहा वह केरल रहा था। सबसे न्यूनतम बिहार रहा था और सबसे उच्चतम महिला साक्षर जो रहा था वह केरल ही रहा था। सबसे कम बिहार रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सबसे कम जो है सिक्किम के जनसंख्या घनत्व था। घनत्व नहीं, जनसंख्या जो था सबसे कम वो सिक्किम का था। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो बिहार का था और सबसे कम जो था अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। और सबसे उच्च जो लिंगानुपात था वह केरल राज्य का था और सबसे कम जो है वो हरियाणा का था लिंगानुपात। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोना का जो परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है, यानी कि 79 आपका करेक्ट आंसर होता है। सोना का जो संकेत होता है Au होता है। सोना प्राकृतिक में सर्वाधिक तन्य धातु के रूप में पाया जाता है, यानी कि सबसे धातुओं में जो तन्य होता है वो सोना में होता है। सर्वाधिक यह जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक में। सोना एकमात्र जो है एक्वारेजी यानी कि अम्ल राज्य में घुलता है। अम्ल राज्य का जो सूत्र होता है HNO3 प्लस जो होता है 3HCl होता है, इसे अम्ल राज्य कहते हैं। सोना इसी में घुलता है। शुद्ध जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 47 होता है। तांबा का जो परमाणु क्रमांक है वो 29 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो कुल 118 तत्व हैं और जिसमें जो है आवर्त 7 आवर्त एवं 18 समूह हैं। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है H सुब्रमण्यम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये कन्फर्म नहीं है कि किनके बारे में पूछा गया था। तो बच्चे ने सिर्फ बताया कि H सुब्रमण्यम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हमारे साथ से ये फुटबॉलर हैं, इन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। H सुब्रमण्यम जो है एक फुटबॉलर थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है फुटबॉलर शायद होगा। यह जो है एक गोलकीपर थे। इन्होंने मेलबर्ग में ओलंपिक 1956 और रोम ओलंपिक 1960 में जो है भारतीय फुटबॉल टीम के प्रतिनिधित्व किए थे। एक जो है भरत सुब्रमण्यम है जो कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या लिया गया था। तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया था, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास,
राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो आप देख लीजिएगा कि इस रूप में से आप कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य प्रमुख देख लेते हैं जो कि संविधान में लिया गया था अन्य देशों के साथ। जैसे कि अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से ही लिया गया है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपात का जो प्रबंध है यह भी अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट को देख लेते हैं। ब्रिटेन से जो है संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया था वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित जो व्यक्तियों को जो मनोनयन करने की जो प्रक्रिया लिया गया है वह आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा एवं संवर्धित सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है तथा शक्तियों का विभाजन तथा संसद विशेषताएं जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से आपातकालीन के प्रबंधन बंदिश जो है जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां जो दिया जाता है वह जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से जो लिया गया था वो आपको बता दिया गया है। अब देख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। तो इन सबको एक बार ध्यान में जरूर देखिएगा दोस्तों, एग्जाम जाने से पहले इसे जरूर एक बार देख के जाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को जो है माही नदी जो है 2 बार काटती है, तो माही नदी आपका करेक्ट आंसर था। भारत का जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। कांगो नदी जो है इसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 4700 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 2 बार काटने वाली ये 2 नदियां हैं, एक माही जो कि कर्क रेखा को काटती है, एक कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग जो है कब की थी? तो इनके द्वारा जो मांग किया गया था 14 सूत्रीय का वह 28 मार्च 1929 को किया गया था। तो 28 मार्च 1929 आपका करेक्ट आंसर होता। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन स्वतंत्रता की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बाल श्रम पर निदान और बंधुआ मजदूर से छुटकारा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम का निषेध के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और इंडिया में कहीं भी निवास करने और जाने की, घूमने की, भ्रमण करने की जो छूट दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। एवं शांतिपूर्वक कहीं भी बैठने एवं संघ बनाने की जो व्यवस्था दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। चलिए प्रत्येक अनुच्छेद को देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि मौलिक अधिकार से जो है डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों।
तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है सरकारी लोक निकाय एवं सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है अनुच्छेद 19 के 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संघ एवं सहकारी समितियों का बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचालन करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास करने का अधिकार दिया गया है, कोई भी व्यक्ति वित्तीय व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए जो है दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 19 के 1 में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। यह जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ विषयों पर जो है गिरफ्तारी के संबंध में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जो है गिरफ्तारी का उपबंध जो है अनुच्छेद 22 में प्रबंध किया गया है। यानी कि इन सभी 19 में जो दिए गए अनुच्छेद में इसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसका जो है गिरफ्तारी का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों एवं बालकों को निश्चय योजनाओं में जो है निषेध बताया गया है। यानी कि कल कारखानों में जो है कोई भी बालक को जो है काम नहीं करवाया जा सकता है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत जो है तहत कारण निर्धारण के रूप से धर्म मानने का स्वतंत्रता। यानी कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के नियोजन करने में सरलता का प्रबंध जो किया गया है वह अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 जो है राज्यों के शिक्षण नियमों में किसी भी प्रकार का धर्म विशेषज्ञ शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 में जो कहा गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में जो है किसी भी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रावधान शिक्षा जो है नहीं दिया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 28 में बताया गया है। नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 29 में जो बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में जो है स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है। यह जो है अनुच्छेद 30 में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। भीमराव अम्बेडकर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 जो है संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों को जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, विशेषाधिकार, अधिकार परीक्ष और परमादेश रिट। यह जो है किसी भी व्यक्ति का जब हनन होता है तो यह जो है परमादेश ये सब जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये आपको मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं
उन सभी को आपको बता दिया गया है, तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। मोपिन और सोलुंग त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छऊ नृत्य जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को अमृत धरोहर में शामिल किया गया है। बंगला महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कि बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंकाकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम। यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है मणिपुर के प्रमुख फेस्टिवल है एवं नृत्य भी है। तो ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है लाई हरोबा, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। पुंग चोलम, खाम्बा, थाबी, नुपा नृत्य, रासलीला, ये सभी जो है मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो साद सुक मिन सेइम, साद नांग रेम, लाहो, ये सभी जो नृत्य हैं मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि नृत्य से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जो है किस नगर में स्थित है? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है, एवं दैमाबाद महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मोहनजोदड़ो एवं सुतकोटा जो है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कपास की खेती के लिए सर्वप्रथम जो है हड़प्पा वासी भी जाने जाते हैं, यानी कि कपास की खेती की जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ये प्रमुख लोथल स्थल मतलब कि हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे? आपको ये ट्रिक दे दिया गया है, जैसे कि लोभी, मौसी, कंगी, हारी, जिसमें जो है प्रथम जो है सभी का प्रथम शब्द जो है हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित है, जबकि दूसरा जो है नदी से संबंधित है। जैसे कि लोभी में जो है लो से लोथल, भा से भोगवा नदी, मऊ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, का से कालीबंगा और घा से घग्गर नदी, हा से हड़प्पा नदी हड़प्पा एवं और रार से रावी नदी। ये सभी जो है किन किन नदी के तट पर स्थित हैं ये आपको दे देगा, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री मिड डे मील की योजना के तहत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो यह जो है 9.6% की बढ़ोतरी की थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 9.6% आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो नाम अब है प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील की योजना की जो शुरुआत किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। भारत में मिड डे मील की शुरुआत जो सर्वप्रथम किया गया था वह तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस राज्य में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में अधिकतर कर दिए जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में जो है अधिकांश लड़कियों का विवाह जो है 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पश्चिम बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है एवं सबसे गरीबी जो है बिहार में ही देखा गया है, और सबसे कम साक्षरता दर भी जो है बिहार का ही है। सबसे अधिक जो घनत्व है वह बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाबर ने कौन से युद्ध किए थे? तो आपके ऑप्शन में जो खानवा का युद्ध दिया गया था, तो खानवा का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होता। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, यह जो लड़ाई लड़ा गया था, यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जुलाई 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है। ये सभी में जो है बाबर की विजय होती है। इन सभी युद्धों में बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया है, कलंदर के नाम से भी जानते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है एवं द्वितीय युद्ध जो है 1191 एवं 1192 में लड़ाया जाता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है, जबकि पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। ये दोनों युद्ध जो होते हैं वह पृथ्वीराज एवं गौरी के बीच होता है, मोहम्मद गौरी के बीच होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 23 जून 1757 को हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जो है कब हुआ था? तो 1963 में जो है झारखंड पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1963 आपका करेक्ट आंसर होता। झारखंड पार्टी का जो गठन किया गया था वो जयपाल मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य का जो गठन देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में जो है झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। झारखंड की अन्य पार्टियों को देखें तो झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, ये अन्य जो है झारखंड राज्य के पार्टियां हैं। झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है एवं वर्तमान में जो है राज्यपाल बनाए गए हैं वह PC राधाकृष्णन को बनाया गया है। यह वर्तमान की जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 13 नए राज्यों के जो है राज्यपाल बनाए गए हैं, उनमें से यह एक है। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का आपका द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67493 × 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन जो है परमाणु जो है यह उदासीन है, यानी कि यह जो इस पर जो है ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है, इसकी जो खोज है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा या गोल्डस्टीन, इन दोनों में से जो भी दिया जाए वो भी, ये दोनों को जो है प्रोटॉन के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं। तो रदरफोर्ड एवं गोल्डस्टीन को भी जाना जाता है। इसकी जो खोज किया गया था 1909 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रॉन जो एक ऋणात्मक आवेश कण है, इसकी जो खोज किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉनो, एक न्यूट्रॉन है एक न्यूट्रॉनो है। न्यूट्रॉनों की जो खोज किया गया था वो पॉली के द्वारा किया गया था। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एक न्यूट्रॉन है और दूसरा न्यूट्रॉनो है। तो चलिए अन्य प्रमुख आविष्कारों को देख लेते हैं। ये प्रमुख आपके आविष्कार दे दिए गए हैं, तो इन्हें जिनका भी नेक्स्ट टाइम आने वाला एग्जाम है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉनों की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। डायनमो को जब आविष्कार किया था माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। तो इन सबको जरूर एक बार रेड कर लीजिएगा। जैसे रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। pH स्केल जो है PC सोरेंस के द्वारा किया गया था। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ जो है प्रमुख आविष्कार इधर भी दे दिए गए आपको। जैसे कि विटामिन की जो खोज है वो फंक्स के द्वारा किया गया था। A एवं B की जो है आविष्कारक मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन C के आविष्कार हॉकट के द्वारा जो है विटामिन C का आविष्कार किया गया था। विटामिन D के जो है हॉपकिंस हैं। तो इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनिरुद्ध का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनिरुद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो निरुद्ध होता है। तो निरुद्ध आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धूमिल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था।
तो धूमिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है अपारदर्शी या धुंधला होता है। तो आप देख लीजिएगा इस रूप में जो भी आपके शब्द बना कर दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन 100% रेलवे ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और कोई भी सुझाव दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।